अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, ये आज आपकी खिदमत में स्पेशल ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में लेकर आए, और आप देखना ना भूलिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे प्रोग्राम को। मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें प्लीज़। और मैं आपको हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल, उनकी तरफ लेके चल जाता हूँ और थोड़ी देर में आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel खिदमात के 30 साल। Call 877-508-1927 और visit pleasanttravel.com. तो नाज़रीन, ये थे हमारे स्पॉन्सर प्लेजेंट ट्रैवल। इनके पास ज़रूर जाइए, बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं। बच्चों की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी हैं, विंटर ब्रेक। और मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है नाज़रीन, क्योंकि यहाँ पर एक वायरल चल रहा है। माजरत अगर कोई बीच में खांसी हो जाए या गला थोड़ा सा बैठ जाए तो माजरत इसके लिए एडवांस में। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की इब्तिदा जिस तरह होती है आपको पता ही है, हमारे प्लेजेंट ट्रैवल स्पॉन्सर है। और उनके पास बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं हज के, उम्रे के। और अभी विंटर ब्रेक भी चल रही है लोगों की। और जाइए, घूमिए, एंजॉय कीजिए। इसके अलावा साउंड सिस्टम चाहिए, और तकरीबात हो रही हैं बच्चियों की शादी भी हो रही है। एजाज हुसैन साहब से कांटेक्ट कीजिए, इनके पास बड़े अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, इनके पास साउंड सिस्टम भी बड़ा अच्छा होता है। नाजरीन, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक शेर कहूँगा। उर्दू को हम एक रोज़ मिटा देंगे जहाँ से, उर्दू को हम एक रोज़ मिटा देंगे जहाँ से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही थी। तो उर्दू के पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं, महाजिरों के पीछे बहुत सारे लगे हुए हैं। आखिर पता नहीं इन महाजिरों ने क्या बिगाड़ा है। इसी तरह एक सहाफ़ी हैं जनाब मुश्ताक सरकी साहब, उन्होंने अभी काफ़ी अजीब इस लहजा इस्तेमाल किया, तासुब, उसमें जलन, बुग्स। कौन सा ऐसे डिक्शनरी से अल्फाज लेकर आऊँ जिसमें ऐसा नज़र आता है कि ही डजन लाइक अस। इतनी नफ़रत है उनकी, और एक कड़वापन उनके दिल और दिमाग के अंदर, जो उनके दिल में वही उनके दिमाग में वो निकल रहा है। तो हमने इस सिलसिले में खिदमात ली। आरिफ सिद्दीकी साहब हिस्टोरियन है, मुतादिद बार हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे इस बारे में पूछेंगे कि भाई ये ज़बानें कहाँ से आई। कोई कह रहा है मैं पंजाबी हूँ, कोई कह रहा है पठान हूँ, कोई कह रहा है बलोची हूँ, कोई कह रहा है मैं उर्दू बोलने वाला महाजिर हूँ। पता नहीं वो उर्दू और अपने आप को महाजिर क्यों नहीं कहते। और कोई कह रहा है मैं सराई की हूँ। ये ज़बानें हैं बहुत सारी, ये कब आई, कैसे वजूद में आई,
आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और भी मज़ीद मालूमात लेंगे। आपको हम बाकायदा पेपर्स के हिसाब से बताएंगे कब क्या चीज़ हुई, पूरे एविडेंस के साथ दिखाएंगे। हमारे दरमियान में आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तौसीफ भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आरिफ भाई मैं आपको बड़ी ज़हमत देता हूँ और लोग आपको सुनना चाहते हैं, मुझसे फरमाइशें करते हैं, ये बात हो जाए आरिफ भाई को बुला लो, ये आरिफ भाई को बुला लो। अच्छा, आरिफ भाई नायाब हो गए और उनको ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात ये आरिफ भाई, आपने मेरी हर बात पे जब भी कोई हमें मुश्किलात पेश आई, आपकी खिदमत की ज़रूरत हुई हिस्ट्री के हवाले से ख़ास तौर पर, आपने हमेशा लब्बैक किया। सर मैं आपकी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं हर बार। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टाइम देते हैं, और सामाइन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी कि जी, वो मेरी बातों को सुनते हैं। प्लीज़ इन इस प्रोग्राम को शेयर करें और जो तुलबा है वो बुलेट पॉइंट लिख लें। बड़ी अहम मालूमाती आपको ये ट्रांसमिशन पेश कर रहे हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपको ये फ्री में हम सर्विस देते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं, क्लिक, दैट्स इट, सिंपल। और इसमें कोई हाथी घोड़े तो नहीं लग रहे। बहरहाल आरिफ सिद्दीकी साहब, मुश्ताक सिरकी साहब, जी सुने उनका बयान आपने? उन्होंने एक वीडियो क्लिप वायरल किया जी। जो इंतहाई तासुब पर मबनी था हम्म, और उसमें बुग्ज, जलन, हसद और एक कड़वाहट। ऐसा लग रहा था कि वो, अब ये तो नहीं कह सकता कि किसी ने उनके ऊपर बंदूक रख दी है सर के ऊपर जब भी वो ये बात कर रहे हैं। आरिफ सिद्दीकी साहब, क्या वजह है? तकरीबन 75 साल 76 साल इस मुल्क को हो गए, सिंध की तरफ से महाजिरों के खिलाफ बड़ी नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की जाती है, महाजिरों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है, कोटा सिस्टम भी लगा लिया, इनकी जहनी सलाहियतें जो है उनको मनसक करने की कोशिश की, इनकी जो सलाहियत है उनको ख़त्म करने की कोशिश की कोटा सिस्टम लगा के। फिर भी ये कौम ख़त्म नहीं हुई। इनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई, पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी। अभी 11 अरब रुपए का पानी पी गए पाकिस्तानी ख़रीद के कराची में। मैं पाकिस्तानी कहूँगा, बल्कि महरूमे ने पाकिस्तान कहूँगा इनको, महाजिरों को। तो वो ख़रीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन हुकूक के लिए नहीं निकलते। अब जब हुकूक के लिए नहीं निकलते तो ये मुश्ताक सिरकी साहब जैसे लोग जो हैं इस तरह की गुफ्तगू करते हैं महाजिरों के लिए। क्या एक सहाफ़ी कोई ज़ेब देता है कि किसी कौम के लिए, किसी अपने ही मुल्क के लोगों के लिए इस तरह की ज़बान वो इस्तेमाल करें? सखावत के बारे में कह रहे हैं, क्या होती है? कोई कह देगा ये कपड़े क्यों पहनते हैं, कपड़े क्यों पहनते हैं। कभी हमें कहा जाता है भूखे नंगे कहा जाता है, कहते क्या लेकर आए थे, खाली हाथ लुटे पुटे आए थे, हमने इनको दी थी। हालांकि मैं जो पढ़ता हूँ देखता हूँ कि हमने तो इनको हिंदुओं से आज़ाद करवाया है। मेरा ख्याल अगर गलत है, जब भी मैं आरिफ सिद्दीकी साहब को लेकर आता, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है किताबों में, ये सखावतों की बात कर रहे हैं। 50,000, 25,000, 5,000, पता नहीं कितने की, आप जिसकी जो मर्जी होती है वो अपनी मर्जी से बात कर रहा होता है। जी आरिफ सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे यार आज? जी थैंक यू। देखिए तौसीफ भाई, बात यह है कि हर आदमी अपनी जहानत अपने इल्म के मुताबिक बात करता है। बेशक। अब मैं ये देख रहा हूँ कुछ लोगों ने जो बातें की हैं वो उनके इल्म का मेरे हिसाब से फुकदान है, हम्म, और या तो वो जानबूझ करके जो बातें हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज है उनको पता है, उनको छुपा रहे हैं। अदा मूंखे ईअं थो लॻे, मां जेका मुंहिंजा सिंधा ॿार हिते वेठा आहिनि ऐं मूंखे ॾिसनि था, उन्हनि सां मुंहिंजी गुज़ारिश आहे तव्हां कागज़ कलम रखी पाण वटि रखो। हा, ऐं जेका बि ॻाल्हियूं मां तव्हांखे हींअर ॿुधायां थो उहा तव्हां लिखी छॾो। ऐं भाई मुझे एक दो सिंधी नहीं आती। जी जी आप बोलते नहीं, रहिए। जी जी, एक दो मिनट दें ताकि मैं अपने जी सिंधी भाइयों से बात करूं। जी जी। तो अगरि तव्हां पाण वटि कागज़ कलम रखो हम्म, ऐं लिखी छॾो जेका मां ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधायां थो, ऐं पाण तव्हां हिनखे चेक कयो कि जेका मां ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधायां थो उहा हक़ीक़त आहे या न आहे। उन खां पोइ तव्हां पाण फ़ैसिला कयो। ऐं अहिड़े माण्हुनि जी ॻाल्हियूं ॿुधण जी तव्हांखे ज़रूरत न आहे जेका ज़मीन हिते जी कब्ज़ा करे वेठा आहिनि, जागीरदार जेका तव्हांजा सिंध आहिनि। ऐं उहा हिकु सोचे सम्झे मंसूबे जे तहत मां ईअं थो सम्झां कि उहा जेका सिंधी मुंहिंजा ॿार आहिनि हुननि सां दुश्मनी था कनि। उहा तव्हां सां तव्हांजा दोस्ती वारा उन्हनि जा अहवाल न आहे। उहा पंहिंजे इंट्रस्ट में, पंहिंजी जेका बहितरी जे लाइ उहा तव्हांखे स्टेक था लॻाइनि था। ऐं मां तव्हांजे सामने सॼो हिस्ट्री जेका रखां थो, ऐं हुन जे हिसाब सां तव्हां पाण ॾिसो जेका मां ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधायां थो उहा सही आहिनि न आहिनि। ठीकु आहे। तो ये जो बात हमारे दोस्त उन्होंने की और लोगों ने भी की है, बहुत सारों ने, सिरकी के अलावा। तो भाईजान मेरा सबसे पहले उनसे सवाल ये है कि वो ये कहते हैं कि साहब ये महाजिर लफ्ज़ कहाँ से आ गया, ये महाजिर कहाँ से आ गया, महाजिर क्या होता?
जी तो भाईजान मेरा आपसे ये सवाल ये है कि ये सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, पठान है, हिंद को है, जो भी है, ये सारी जुबानें, क्या आप कोई एक डॉक्यूमेंट मुझे ऐसा दिखा सकते हो कि इन जुबानों का या इन कम्युनिटीज का जिक्र 1608 से पहले, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई, तो उससे पहले कहीं एक जगह पर आप मुझे दिखा सकते हो कि ये लफ्ज सिंधी लिखा है, या ये लफ्ज पंजाबी लिखा है, या ये लफ्ज पठान लिखा है, या ये लफ्ज महाजिर लिखा है, या ये एक लफ्ज उर्दू लिखा है? कोई एक बता दो किसी एक डॉक्यूमेंट पे। मैं किसी किताब के हवाले को नहीं मानता, किसी अखबार की खबर को नहीं मानता। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, तो वो मेरे सामने रख दो, तो चलो मैं मान जाऊंगा कि भाई जो आप बात कह रहे हो। मगर मैंने जितनी तारीख पढ़ी है उसमें इन तमाम जुबानों का वजूद नहीं है। तो ये रहेगी, आपने ये कहा कि साहब ये महाजिरों का वजूद कहाँ से आया, तो 16वीं सेंचुरी के अंदर जो है 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई, उसके बाद उसने इस बाकी कौमों को नाम दिया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह महाजिरों को जो नाम मिला ना, वो हजूर ने हिजरत की थी, तो महाजिर तो वहीं से वो कहलाए थे। तो अंसार और महाजिरीन का किस्सा तो माशाल्लाह ऑलरेडी हमारी किताब में मौजूद है सरकार। तो ये जो बाकी दुकानों जुबानों की आप बात कर रहे हो, ये सब बात की बात है। अगर जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ, तो अगर आपके पास 16वीं सदी से पहले कहीं जिक्र है कि साहब ये सिंधी जुबान है, ये पंजाबी है, फलानी है, 16वीं सदी से पहले जो इन जुबानों को कहा जाता था, उसमें खुदाबादी कहा जाता था, लुंडा कहा जाता था, सिंधी जुबान को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हरकवानी कहा जाता था, वरांगी कहा जाता था, देवाडी कहा जाता था। सिंधी ऐसे सिंधी जुबान कहीं नहीं लिखा है। ये तो पर्शियन को और अरबी को मिला करके उसके बाद ये सिंधी जुबानें बनी। और उसके बाद भी जितनी जुबानें उस वक्त जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो इन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये जुबानों को जो है नाम दिया। और वो क्यों नाम दिया कि जब मैं आपको थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में ले जाता हूँ, ये 1215 की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 16वीं सदी में आई, जहन में रखिएगा। तो 1215 के अंदर मैग्ना कार्टा को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो मैग्ना कार्टा के अंदर ये कहा गया कि साहब दो उसमें बुनियादी बातें थी, और एक बुनियादी बात ये थी कि जो है सियासत जो है उसमें मजहब का दखल नहीं होगा। दूसरी बात ये थी कि साहब किसी भी आदमी को बगैर ट्रायल के जेल में नहीं डाल सकता, यानी बादशाह का खात्मा कह दिया। तो उन्होंने वो डेमोक्रेसी का सिलसिला कह लो या जो भी है, यानी मैग्ना कार्टा के तहत 12-15 सेंचुरी का मैग्ना कार्टा में वेस्ट ने ये तय कर दिया कि साहब किसी भी आदमी को बगैर ट्रायल के आप जेल में नहीं डाल सकते। तो उसके बाद ये सारी किस्सा कहानी आगे चली कि भाई वो कौमों में और ग्रोह में कैसे तकसीम करना है, हमको पूरी दुनिया को वेस्ट ने कैसे रूल करना है, तो वो उसके क्राइटेरिया का हिस्सा है। तो उसके बाद वो तमाम चीजें जो है वो फिर वो लीग ऑफ नेशन का जो चार्टर फॉर्म हुआ 1919 के अंदर, वो सारी फॉर्मेशन है कि भाई क्या ये तमाम कौमों को नाम दिया गया। उसमें ये सारी जो आज हम हिंदी और ये सारी जुबानों की बात करते हैं ना, तो वो सारी जुबानें जो हैं वो वहां से चल करके आई हैं। उसमें चाहे वो कश्मीरी हो, चैनी हो, मलेशियाई हो, इंडोनेशिया की हो, बाल्टिश हो, कुर्दिश हो, तो ये तमाम की तमाम ये जुबानें सब ईस्ट इंडिया कंपनी के वजूद में आने के बाद आई हैं। इससे पहले कहीं रिकॉर्ड पे मुझे दिखा दो, ये सारा रिकॉर्ड में मौजूद है। तो हमारा ये कहना है कि भाईजान ये महाजिर कहाँ से आ गए, तो पहले आप अपने इल्म की जो चीज़ें हैं पहले उसको आप अपना मुतय्यन कर लो कि भाईजान जो आप बात कर रहे हो कि नहीं साहब ये तो बहुत पुरानी है, शुरू से चली आ रही है, 5000 साल से पुरानी चली आ रही है। तो भाईजान ऐसा है, ये जो मोहनजोदड़ो पे जो कुछ लिखा हुआ है, क्या उस वर्जन को आप पढ़ के बता सकते हो मुझे? अगर वो आपकी सिंधी जुबान है और आप ये कह रहे हो साहब मोहनजोदड़ो जो है वो फाउंडेशन रखता है सिंध की, तो क्या सिंध का वो जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसके ऊपर मोहनजोदड़ो पे, क्या कोई सिंधी उसको पढ़ के बता सकता है मुझे क्या लिखा है? तो खंडरात बन गया भाई, वो उसको भी आप नहीं संभाल सके अगर नहीं, कोई तारीख थी जी। मगर वो जो कुछ लिखा है, क्या उसमें से कोई सिंधी ऐसा है जो पढ़ के बता सके क्या लिखा है? आज तक नेशनल आर्काइव में तो वो पढ़ नहीं सके। अगर ये पढ़ के बता सकते हैं तो बता दो, तो नहीं पढ़ सकते तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो ना यार। तो क्यों ना अपने सिंधी भाइयों को गुमराह करें? तो कहने का मकसद ना, इसी तरीके से जो टेक्सला है पंजाब के अंदर, वहां जो जुबान लिखी है कोई पढ़ के बता सकता है कि भैया ये पंजाब का आदमी मुझे पढ़ के बता दे कि क्या लिखा है इसमें? तो कहने का मकसद ये है कि लोगों को, उन बेचारे लोगों को जो सीधे साधे लोग हैं उनको गुमराह करना कि साहब ये महाजिर आ गए और फलाना आ गया फलाना, ये सारे के सारे ये सब अपनी सियासत चमकाने के लिए किस्सा कहानी कर रहे हैं, तो और कुछ भी नहीं है।
तो लिहाजा जिस किसी को भी अगर मुझसे कोई इस हवाले से बहस मुबाहिसा करना है ना, अभी भी मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि इसी प्रोग्राम के दौरान में अगर किसी को कोई सवाल करना है तो तौसीफ भाई को सवाल करें, मैं भी जवाब दूंगा। बिल्कुल, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे हाँ। कॉल कर सकते हैं, मैं लाइव आपको प्रोग्राम में कनेक्ट भी कर दूंगा आरिफ भाई के साथ ना। तो आप खुल के अब सवाल करें, हमारा तो प्रोग्राम जू का दूज जाता है, बिल्कुल कोई ना कुछ अब डाला मेरी गया ना कुछ निकाला गया। जी अब मैं अपने सिंधी भाइयों के सामने, भाईजान ऐसा था, सिंध का मुकदमा जो सिंध को बॉम्बे से अलहदगी के हवाले से मुकदमा चला था, जी तो जी यहाँ ये बात आपको बता दूं कि ये सबसे पहले सिंध से बॉम्बे से अलहदगी का जो मुतालबा रखा था ना, वो किसी मुसलमान ने नहीं रखा था, वो 1913 में हिंदू ने रखा था। जी जी और उसने ये रेजोल्यूशन कांग्रेस से पास कराया था कि सिंध को बॉम्बे से अलहदा किया जाए। तो अगर आपके मुसलमान सिंधी जो जिम्मेदार थे उस वक्त इतने खुददार थे, तो उन्होंने सिंध को बॉम्बे से अलहदा करने का मुकदमा खुद क्यों नहीं डाला? 1913 में उन्होंने डाला, आपने तो 1924 में मुस्लिम लीग के कंधे के ऊपर रख के डाला। हम्म, उससे पहले आपने कहीं भी मुतालबा नहीं किया। कल मुताबिक है। अब मैं वो जिस जो आपने अपनी पिटीशन डाली थी हम्म, रॉयल कमीशन को, तो मैं उस के पर आपके सामने रखता हूँ। और ये जो डॉक्यूमेंट का मैं हवाला दे रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट मेरे नहीं है, जी ये ना कहाँ मेरे के लिखे डॉक्यूमेंट, हैं। ये भी बता दीजिए लोगों को ना, हाँ, ताकि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो मैं जिस पिटीशन का हवाला दे रहा हूँ, जी जी आपने सिंध को बॉम्बे से अलहदगी के हवाले से डाली, और उस पिटीशन में जो कुछ आपने लिखा है, हम्म, मैं सिर्फ वो बयान कर रहा हूँ। मैं आपके अपने सिंधी भाइयों की लिखी हुई है ये। जो वो इनके पास, सिंधी से जो ये बार बार कहते हैं कि हमने हाँ, इनको पनाह दी, बल्कि वो देखा जाए तो वो हम सारी लोगों ने बातें जो कुछ गुलामी से कही, इनको निजात दी है। मैं तो वन बाय मैं अपने ऐसा सिंधी करते भाई हैं आरिफ भाई कि वन जी, बाय वन पेजेस पे चलते रहते हैं, आप एक्सप्लेन करते रहे, हम अपलोड करके अपनी स्क्रीन पर हाँ, आवीजा आप होंगे। उनको दिखा दिए। नाजरीन, ये डॉक्यूमेंट ना हमने घर में बैठ के बनाए, ये इनके खुद के बनाए हुए, आप भी जी। देख लीजिए, प्रूफ सामने। वो कहते हैं ना सबसे प्योर। सबसे जी सबसे पहले तो तौसीफ भाई वो जो बी पेज है ना, जी जी वो वो उसको जरा दिखा लो, दें, वो दिखा, ये देख वो- लीजिए नाजरीन, ये बी ये पेज देखिए, है। जी जी ये बिल्कुल यही पेज है, देखिए भाईजान ठीक क्या है। लिखा है, डेपुटेशन ऑफ द सेम मोहम्मद इन एसोसिएशन अपियरिंग बिफोर द रॉयल सेंचुरी कमीशन। ठीक है, ये रॉयल कमीशन के सामने आप पिटीशन डाल रहे हो, ये ऑन इंडिया रिफॉर्म्स 12 नवंबर 1928। ठीक है सर। अच्छा, ये कराची में सेशन हुआ, तो ये आपने जो पिटीशन डाली, ये उस पिटीशन की हेडिंग आपको दे रहा हूँ आपके सामने कि साहब ये मोहम्मद इन एसोसिएशन ने सिंध को बॉम्बे से अलहदगी के हवाले से जो मुकदमा डाला, वो ये आपके सामने रख रहा हूँ, ये आप इसको देख लीजिए, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी तो साहब, बताते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट पेज कौन सा लगा ना अरे भाई? अच्छा, अब आप इसमें डालिए साहब वो पेज नंबर 222 पेज नंबर 222, ओके, 222। ये पेज नंबर 222 भी आ गया। ठीक है, देखिए सर, अब इसमें पढ़िए आप, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि द फैक्ट दैट द मुस्लिम लीग हैज पास द रेजोल्यूशन consistently proves that this demand enjoy the sympathy of 7 crores of Muslims inhabitant of India। तो भाईजान ये जो रेजोल्यूशन है, ये सिंध की तरफ से नहीं डाली गई थी, ये बर्रे सगीर के तमाम मुसलमानों की तरफ से डाली गई थी। आपकी आबादी तो उस वक्त खाली 35 लाख थी, ये 7 करोड़ मुसलमानों की तरफ से डाली गई थी कि साहब सिंध को बॉम्बे से अलहदा किया जाए। तो आप इस केस का जो है वो अपने सर के ऊपर लेना चाहते हो कि साहब हमने ये काम किया। भाईजान ये आप ही का डॉक्यूमेंट है जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हवाले से रॉयल कमीशन में आपने सबमिट किया। पेज नंबर 222 अमीदा कोरो की वो किताब है जिसको सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता है। तो ये उसका वो डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट और दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट अब और कौन सा लगा आरिफ भाई? एक सेकंड, मैं जरा वो किताब भी दिखा दूं जिस किताब में ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो तौसीफ भाई जरा आप मुझे स्क्रीन पे ले लीजिए। जी ये आप स्क्रीन पर आ गए आरिफ भाई, ये देखिए, ये वो किताब है, ये डॉक्यूमेंट्स है तमाम सिंध के, और ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर जिसमें ये आपने पिटीशन डाली, इसमें सारे दिए हुए हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट तो किताब की सूरत में मेरे पास तौसीफ भाई ये सारे कागजात, ये मेरी, ये तो उसकी है। ठीक है, ये सर ये देखें, ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास इसी हवाले से जो आपकी रेजोल्यूशन वगैरह आपने सिंध में डाली। ठीक, ये एक फाइल, ये दूसरी फाइल। ठीक है सर, जी ये दूसरी फाइल। ठीक है भाईजान। जी जी आरिफ भाई के पास सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। आरिफ भाई चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया, इनसे बहस करने से पहले अपनी ये तीसरी फाइल, ज़हनी ठीक है सलाहियत भाईजान, उनको। जी जी ये तीसरी फाइल, ओ वाओ, ये चौथी फाइल। ठीक है भाईजान।
अरे भाई प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हमारा, ये फाइल 5वीं फाइल, ठीक है भाईजान। जी जी। और ये 6ठी फाइल, आप कहते रहोगे मैं दिखाता रहूंगा। ओह माय गॉड। तो नादरीन, अगर आरिफ भाई से ज़रा अगर बहस मुबाहिसा करना है या कोई मालूमात लेनी है तो या तो अपनी जो सोच है ना उसको वसी करें या उस लेवल पर आए बात करने में। अब वो वही बात है कि नर्सरी केजी के बच्चों को बिठा दिया जाए, जो मर्जी आए कहते रहे। और आरिफ भाई जैसे लोग, और मैं कहूँगा तलबा से कि प्लीज़ ये चीज़ें अपने पास सेफ रख ले आगे चल के, क्योंकि तारीख मनसख की जा रही है, गूगल से नहीं किताबों से पढ़िए। जी आरिफ भाई, आप कौन सा पेज लगाए हम? देखिए अब ये आ गया, तो अब आप इसके बाद जो पेज नंबर लगा दिए उस पेज नंबर लगाइए आप। आरिफ भाई को लाने का मकसद यही होता है नाजरीन कि आप इनसे कुछ सीखिए और ऐसे लोगों को इंटेलेक्चुअल किस्म के जो हिस्ट्री से वाकफियत रखते हैं सही बताने को। तो लोग अजीब अजीब बातें कर देते हैं, देखें कितनी गलत बात कह देते हैं लोग कि कुछ भी नहीं लेकर आए थे। ये तौसीफ भाई पेज नंबर 79 लगाइए आप। 79 जी, पेज नंबर, आरिफ भाई पेज नंबर 7980, ठीक है जी जी, ये लगा दिया पेज नंबर 7980। जी ठीक है भाईजान। जी जी। तो आप ये कह रहे हो कि साहब ये जो सिंध को हमने सेपरेट किया, सेपरेट कराने के वजह से जो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास गए, क्यों गए आप? वो इसलिए गए कि सिंधी जो आपके साथ कर रहे थे वो आपका उन्होंने जीना महाल कर दिया था। वो 25% उनकी आबादी थी, मगर आपकी 70% आबादी पे वो डोमिनेट करते थे, ठीक है। तो ये अब आप खुद लिख रहे हो अपनी पिटीशन में कि साहब सूरत हाल ये है कि इस डॉक्यूमेंट में आप पढ़ लिए। ऑफ कोर्स द मैटर ऑफ द सर्विसेज, आई मे से दैट ड्यूरिंग द लास्ट 2 years आउट ऑफ 10 अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डिप्टी कलेक्टर, 10 अपॉइंटमेंट हो रहे हैं डिप्टी कलेक्टर के, ठीक है सर। 9 वेंट टू नॉन मुस्लिम, उसमें से 9 मुस्लिम्स को 9 चली गई डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट में, सिर्फ एक आपके मुसलमान को मिली। ये हाल था आपका। 25% हिंदुओं की नॉन मुस्लिम की आबादी, और वो 9 सीटें लेकर के जा रहे हैं, और सिर्फ एक सीट जो थी आपके पास थी। इसी तरीके से जो आपके पास पुलिस की अपॉइंटमेंट हुई थी उसमें भी 15 अपॉइंटमेंट थी। इसी पेज में पेज नंबर 80 पे लिखा है कि साहब 15 थी, 15 के अंदर से उसमें से आपको 3 मिली, तो ये आपके साथ 3 मुसलमानों को दी गई। तो यही आपके साथ सूरत हाल थी। यह आपने अपनी पिटीशन में लिखा, मैंने नहीं लिखा। ये पेज नंबर 79 और 80 खोल लीजिए। 79 में वो कलेक्टर के हवाले से बता रहा है कि 10 में से 1 मिली, और 80 के ऊपर जाकर वो पुलिस में बता रहा है, ठीक है सर। आप कौन सा पेज लगाए आरिफ भाई? अब आप पेज लगा दिए, पेज नंबर 135। 135, ये पेज नंबर 135 भी आ गया है जनाब, ठीक है सर। अब यहाँ देखिए, ये रॉयल कमीशन में सवाल चल रहा है। और ये सवाल क्यों उठा है? ये सवाल इसलिए उठा कि उस वक्त सिंधी ये चाह रहा था कि सिंध जो है वो डिवाइड हो जाए, यानी एक सिंध का आधा हिस्सा जो है सदर्न सिंध वो चला जाए उसके पास, इंडिया के पास, और बाकी नॉर्दर्न सिंध जो है वो आपके पास रह जाए। तो वो इसके ऊपर उन्होंने अपनी ये कार्रवाई डाली, और जब ये कार्रवाई डाली तो उसके अंदर जो वो सारी कार्रवाई चली है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, और वो डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा जिसमें वो सिंध को सेपरेशन के हवाले से उन्होंने अपना केस डाला। और वो आप पढ़ लीजिएगा कि भैया ये हिंदू इसको सेपरेट करने जा रहे थे सिंध को या नहीं, तो वो एविडेंस भी आपके सामने मैं अभी रख दूंगा। तो इसमें वो क्या पूछा है कि मे आई आस्क योर whether the Hindu in Sindh do not form 27% of the population of the ये कह रहा proportion ratio के हवाले से पूछा है कि may I ask you whether the Hindu in Sindh do not form 27% of the population and the Mohammedan form the rest of the percentage, ठीक है। अब सवाल ये सवाल क्यों पूछा गया? ये सवाल इसलिए पूछा गया, जरा कथा कलामी, क्योंकि मुझे जॉब पे भी जाना था, तो इसको जरा थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, तो क्योंकि रीडिंग वगैरह में काफी ये स्क्रीन पे आविजा होगा, लोग देख भी लेंगे, पढ़ भी रहे अपने तौर पर, तो आप इसको कंटिन्यू जरा थोड़ा सा तेज कर लेते हैं, नवाजिश होगी। जी जी। तो ये इसलिए रखा गया था कि अगर हिंदुओं के पास 27% आबादी होती तो ये सिंध जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता। तो ये आबादी को कम करने के लिए GM सैयद साहब ने 1924 में यहाँ से अपना डेलीगेशन भेजा, वो खुद भी गए, तो अलीगढ़ से और वहां से सब जगह से जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो लेकर के आए, दिल्ली से, आगरा से, और उनको ला करके यहाँ पहुंचाया। तो ये उस वक्त जो टोटल आबादी थी वो 39 लाख थी, उसके अंदर जो था वो 25% हिंदू था। तो अब वहां से जब वो आपका सिंध गजट जो लिख रहा है वो 2.5 लाख लिख रहा है, जबकि जो मेरी फिगर है वो 3.5 लाख की है। अब ये 39 या 40 लाख है, इसको राउंड फिगर में समझ लें। अब 40 लाख के अंदर अगर 3.5 लाख
मुसलमान आ गया, वो 10% का वेरिएशन हो गया था, तो उसके बाद हिंदुओं के लिए ये मुमकिन नहीं रहा था कि साहब ये जो है वो अब सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकें। यही वजह है कि जब ये यहाँ ध्यान में रखिएगा, ये जो आपने पिटीशन फाइल की 1928 में, आपने सब रॉयल कमीशन में चल रही है, तो आपने सिंधियों के साथ जो है मुआहदा किया, जो सिंध हिंदू मुस्लिम था कहलाता है, 17 जुलाई 1928, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये आप इसमें दिखाइए आप वसीम भाई। जी जी, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट नंबर 223। 223, ओके। ये 223 साहब ये आपकी खिदमत में है नाजरीन, हमारी स्क्रीन पे आवीज़ है, देख लीजिए जी। ठीक है सर, ये देखिए, ये आपने हिंदुओं से मुआहदा किया ऑन जुलाई 17 1928, द पॉपुलेशन हिंदू और सिंध। अब यहाँ ध्यान में रखिएगा कि हिंदुओं की आबादी 25% थी सिंध के अंदर, और आपकी आबादी 70% से ज्यादा थी, बाकी पारसी और हिंदू थे। तो आपने 50% राइट जो थे वो आपने हिंदुओं को दे दिए। यानी उसमें आपने क्या किया कि साहब जॉबों में, वजारतों में, तमाम जितनी भी चीजें कि हाफ एंड हाफ शेयर मिलेगा। तो इसी तरीके से जब सिंध का वजीर आला अगर आपका सिंधी मुसलमान होगा तो होम मिनिस्टर और आपका जो स्पीकर सिंध असेंबली है वो हिंदू होगा। इसी तरीके से अगर हिंदू जो है वो वजीर आला सिंध होगा तो स्पीकर और मुसलमान अपना होम मिनिस्टर जो है वो मुसलमान होगा। यानी आपको हिंदू वजीर आला सिंध का मंजूर था, मगर आपको मुहाजिर मुसलमान जो है ना वो मंजूर नहीं। तो ये मुनाफिकाना किरदार आप लोगों का जो आज ये लोग बात कर रहे हैं ना, तो मैं लोगों के सामने ये हकीकत रख रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए और उसके बाद देख लीजिए कि साहब सूरत हाल क्या थी। तो जी, अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। उसके बाद अब ये कहते हैं कि साहब कि ये सारी जो किस्सा कहानी है कि एक सेकंड भाई अपना, तो अब जो अगला डॉक्यूमेंट है वो आप रखिए कि साहब ये डॉक्यूमेंट आप रखिए 347, ये लीजिए जनाब 347 नाज़रीन, ये देख लीजिए सारी मालूमात। जी डालिए, आया नहीं नजर अभी, ये आ गया आगे जी। देखिए साहब, अब इसके अंदर लिखा है ये डॉक्यूमेंट, फिर मैं कैसा कह रहा हूँ, आपका मेरा नहीं है। उसके अंदर क्या कह रहे हैं, सो देयर इज एजुकेशन, वो तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं कि साहब जो 25% जो है वो तमाम के तमाम एजुकेशन वगैरह उन पे कब्जा किया है। ये नंबर में आबादी के अंदर वो 25% हैं, और उसके बाद 40% जो लैंड है सिंध की उसके वो मालिक हैं, और 30% लैंड जो है वो गिरवी रखी हुई है उनके पास। और फिर उसके बाद जो है वो आपके जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये फरमा रहे हैं कि साहब सूरत हाल ये आ गई है, इट्स ऑलरेडी कह रहे हैं 30% इज ऑलरेडी मॉर्गेज विथ हिम सो दैट वी द मेजॉरिटी मुस्लिम, अब जो मेजॉरिटी मुस्लिम है 70% हैव ओनली 30% लैंड लेफ्ट। ये देखिए लास्ट टाइम में लिखा है कि हैव 30% खाली मुसलमानों के पास जमीन बची। तो आपकी 70% जमीन के तो हिंदू मालिक थे। तो आप क्या बातें कर रहे हो कि साहब ये जमीन हमारी थी और सारा कुछ था, वो सारा इसमें लिखा है, आपने खुद लिखा है अपनी पिटीशन में कि साहब ये हमारे साथ, हम यहाँ खड़े तो 30% जो है ये भी जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह आपने डाले तो हम तो कहीं नहीं खड़े होंगे। ठीक है भाईजान, ये आ गया। अब आ जाता हूँ मैं आपको अगले उसकी तरफ, डॉक्यूमेंट की तरफ। जी तो डॉक्यूमेंट नंबर आप डालिए, ये 6 नंबर डालिए, ये 364 जी। ये लीजिए साहब, ये नाज़रीन ये देख लीजिए ये देख लीजिए भाईजान, वो कहते हैं ये कराची क्या, फलाना क्या, ये सिंध का पार्ट है, फलाना का। ये आपकी पिटीशन में लिखा है, क्या लिखा है ये जरा पढ़िए। जब मैंने अंडरलाइन किया है कि ये लिखा टू इन कराची के कॉलेज के हवाले से बात हो रही है। आगे वो क्या कह रहा है, बट सिंध इज नॉट कराची। क्या कह रहा है वो, अपने मुंह से कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिंध कराची थोड़ी है, और आप कह रहे हो कराची जो है सिंध का पार्ट। वाह भाईजान आके मेरे ख्याल में आके अब खुल जानी चाहिए ये तासुब की जो पट्टी बांध रखी हुई है ना। जी जी, ये आपने पिटीशन में लिखा है जिसमें सिंध को सेपरेशन के हवाले से बात कर रहे हो। जी जी, ये सफा नंबर 364 आप खोलो डॉक्यूमेंट्स का, देखो उसमें ये लिखा है नहीं लिखा। तो आप ये जो बात कर रहे हो साहब, ये भाई ये तो आपको सिंध तो आपको इसलिए हिस्से में आएगा जब वो 1 यूनिट याहिया खान ने खत्म किया। तो याहिया खान ने 1 यूनिट खत्म करने के बाद कराची को जो है वो सिंध में सम कर दिया, और वो भावलपुर को जो है पंजाब में कर दिया गया। पंजाब में कर दिया। और ये बगैर पब्लिक की, हालांकि कंडीशन ये है कि कोई भी सूबा जब तक पब्लिक ओपिनियन ना हो वो सूबा नहीं बन सकता। तो लिहाजा जितने भी मौजूदा सूबे बने हुए हैं ये पब्लिक ओपिनियन थोड़ी ली गई इनसे, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव उसके पावर के तहत बना दिए गए। तो ये सारे इलीगल बने हुए सारे के सारे सूबे। क्यों? क्या आपने पब्लिक ओपिनियन नहीं ली?
भाई पाकिस्तान बनाया तो पब्लिक ओपिनियन लिए, आप सिंध को बॉम्बे से सेपरेट करने जा रहे थे तो आपसे कहा गया कि साहब ये अगर ये पॉलिटिकल डिमांड है, जॉन नॉक्स ने क्वेश्चन उठाया हाउस ऑफ लॉर्ड में कि साहब अगर ये वो पॉलिटिकल डिमांड है तो ये सुबह सेपरेट नहीं हो सकता बॉम्बे से, अगर पब्लिक डिमांड है तो हो सकता है। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद खोड़ो साहब ने लड़काना और शक्कर में जलसे किए और उसके बाद वो रेजोल्यूशन पास करा के भेजी कि साहब ये पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, ये पब्लिक डिमांड है। ठीक है। तो मौजूदा सूबा जी जी फिर ये मौजूदा सूबा पब्लिक डिमांड के बगैर कैसे बन गए, सब इलीगल है सारा काम। ठीक है सर, अब आता हूं मैं अगले, आ जाइए। अब आइए आप पेज नंबर 372 जी जनाब, ये जी आरिफ भाई जी है भाईजान, ये देख लीजिए आप कि अब ये जो आप कहते हो ना कि साहब माजिद जो आए थे वो उनके कपड़े फटे हुए थे, सारा कुछ था और कुछ नहीं थे, गरीब थे, टूटे हुए थे। ये आपकी पिटीशन है, फिर बता रहा हूँ, अब पढ़ के सुना रहा हूँ आपको क्या कह रहा है उसमें। ये कह रहा है इट इज नॉट अ क्वेश्चन एज अ वे हियर इज 1 meal a day because in England they get at least a cup of tea and at least they have a piece of mutton once a day। यानी लंदन वाला को तो एक दिन का, एक वक्त का खाने का मिल जाता है, मगर यहाँ सिंध के अंदर बट आउट देयर दे हैव नो ड्राई ज्वार बाजरा, यानी बाजरे की एक सूखी रोटी मिलती है खाने को। ठीक है, once a day दिन में। ठीक है, आगे क्या कर, दे कैन नॉट अफोर्ड इवन टू हैव मेडिकल एड, अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए उनका तो उसका इलाज नहीं करा सकते। आगे क्या कर रहा है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू प्रोवाइड मेडिसिन फॉर देयर चिल्ड्रन। आगे कह रहा है एंड इवन व्हेन दे और देयर नियर रिलेटिव्स डाइड, अगर उनका बच्चा या उनका कोई रिलेटिव मर जाए तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू प्रोवाइड कफन, वो कफन प्रोवाइड नहीं कर सकते। कफन लिखा हुआ जी जी। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, फॉर कफर फॉर देम दैट इज द स्टेट ऑफ द एग्रीकल्चरलिस्ट, जो सिंध का जिम्मेदार, सिंध जिम्मेदार जो था मुसलमान जिम्मेदार, वो लैंडलॉर्ड्स आर बीइंग रिड्यूस्ड टू एब्सोल्यूट बेगरी, यानी भीख मांगने पर मजबूर थे। आप महाजरों को कह रहे हो भाईजान कि महाजर जो है वो लूटे पटे आए थे, हमने उनको जो है नवाजा रखा। ये आपकी पिटीशन है, पढ़ो आप इसका पेज नंबर जो है ना, ये 372 आपके सामने रख रहा हूँ। भाई ये तो आज हिस्ट्री बनने के लिए जा रही है, इनको आईना दिखाया जा रहा है आज, जो ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। कहते हैं ना पहले सोचो फिर बोलो। हाँ, ये डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है भाईजान। ठीक है, अब आइए आप आगे, नेक्स्ट पेज कौन सा है भाई? अब उसके बाद आप आइए। नाज़रीन, ये प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है, जो आप सर झुका के सुन लेते हैं ना हर एक की बात। अच्छा, एक और बात ये मैं साथ में कहूँगा, इन बातों का जवाब जो है सिर्फ आरिफ सिद्दीकी और तौसीफ सिद्दीकी ही क्यों दे रहे हैं? ये तो हम आप लोगों को इतना ट्रेन करने के बाद, इतना बताने के बाद भी फिर वही जब रिजल्ट सामने आता है तो ज़ीरो। यहाँ पे तो एक एक बच्चे को खड़े हो जाना चाहिए कि आपने हमारे आबा अजदाद के मुतालिक उंगली कैसे उठाई, आवाज़ कैसी आपने। अब आप जी पेज नंबर 371 लगाइए सर। 371 जी अरे भाई ये लगा दिया जी। ठीक है सर, ये पेज नंबर 371 देख लीजिए आप। ये ऊपर जो लाइन है ना, ये मैं सेकंड लास्ट पैरा पढ़ता हूँ जहाँ जो कोर्ट का जिक्र कर रहा है। अब उसमें क्या कह रहा है, गवर्नमेंट हैड टू अमेंड द लैंड रेवेन्यू एक्ट द हैंडीकैप बाय अस बाय डिप्राइविंग अस ऑफ आवर ओनरशिप परमानेंटली। क्या कह रहा है वो कि भाईजान जो सूरत हाल है, अगर ये लैंड रेवेन्यू एक्ट को अमेंड नहीं किया गया तो सूरत हाल ये होगी कि जो हमारी जो सिंध का जिम्मेदार है उसकी ओनरशिप हमेशा के लिए जमीन पर से खत्म हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पढ़ लीजिए आप, तीसरी लाइन नीचे से पढ़ लीजिए, ओनरशिप परमानेंटली has been the further depriving us of our ownership permanently, तो हमेशा के लिए। आप ये कहते हो नहीं साहब वो 70% जमीन मेरी, अरे वो खुद अपनी एप्लीकेशन में लिख रहा हो कि भाईजान जो 30% बची है ना वो भी परमानेंटली हमारे हाथ से चली जाएगी। 70% को तो छोड़ो, ये 30% की बात कर रहे हो जो आपके पास बाकी रह गई थी कि अगर आपने ये उसका लैंड उसका वो रिड्यूस नहीं किया, तो ये टैक्स रिड्यूस नहीं किया, तो ये भी हमारे हाथ से चली जाएगी। ठीक है सर, आ जाइए आ गया। जी ये भी आ गया। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने का मकसद यही है कि अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें। जो कोई आपसे गलत बात कर रहा है उसको कम से कम जवाब देने की सलाहियत रख सकते हैं। अब आ जाइए जी तौसीफ भाई, अब आप आ जाइए कि साहब ये कहते हैं कि नहीं, सिंध को जो है वो बाइफर्केशन की बात नहीं थी। ठीक है, सिंध जो है वो हिंदू ये नहीं कह रहा था कि सिंध का जो है वो तकसीम करो। ठीक है,
कि सिंध ने वो हिंदू ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। ये डॉक्यूमेंट मैंने दिया, जरा इसका ए पार्ट खोलिए। जी जी, पेज ए, ओके ठीक है जी। ए खोलिए, ए। जी 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 आरिफ भाई, नाज़रीन ये पेपर देख लीजिए, सिंध ए। जी जी, ए हाँ, पेज ये है, जी जी ठीक है। जी जी ये जब नीचे से दूसरी लाइन पढ़िए साहब आप। जी जी ये इसका जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस नंबर दे रहा हूं मैं आपको। ये माइग्रेशन लेटर्स, अच्छा, वॉल्यूम नंबर 20 है, ठीक है। और इसका पेज वॉल्यूम नंबर 20 नंबर 7 पेज 288 एंड 298, ठीक है। जी बिल्कुल यही तो- टॉप पे आप नाज़रीन देख सकते हैं, राइट कलर जहाँ पे ठीक है। माइग्रेशन लेटर्स लिखा हुआ, इसके बिल्कुल नीचे वॉल्यूम नंबर 20। और ये इसके नीचे से दूसरी लाइन पढ़ ली, जिसको मैंने ग्रे कलर से हाईलाइट किया है। क्या कह रहा हूँ कि साहब, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे ना कि साहब हिंदू ये कह रहा है कि पार्टीशन ऑफ सिंध करो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसमें लिखा हुआ है। ये पढ़ लीजिए पूरा डॉक्यूमेंट आप कि साहब सिंध का पार्टीशन करो। कह रहा है किस बुनियाद पे करो? वो ये कह रहा है कि जिस बुनियाद के ऊपर आपने बंगाल को और पंजाब को पार्टीशन किया, इसी बुनियाद के ऊपर जो सिंध का पार्टीशन करो। तो उसमें वो लिख रहा है कि साहब कायदे आज़म ने जो कहा था कि साहब, वो तो कायदे आज़म ने उसका भी मना किया था कि सिंध और पंजाब का पार्टीशन नहीं करो। तो जब कायदे आज़म को मना करने के ऊपर कर दिया, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हो आप सिंध का पार्टीशन? और सिंध के पार्टीशन में लिखा है कि सदर्न सिंध का जितना भी पार्ट है वो हमारा है, वो हम ओन करते हैं और वो पार्ट हमें दिया जाए। तो कहने का मकसद ये पूरा डॉक्यूमेंट है सेपरेशन ऑफ सिंध का, जिसमें हिंदू ये कह रहा है कि सिंध को दो हिस्सों में तकसीम करो, एक इंडिया का सिंध और एक पाकिस्तान का सिंध। तो ये इंडिया का सिंध पाकिस्तान अगर महाजिर हिजरत करके नहीं आते और उनकी 27% आबादी पूरी हो जाती, तो आप समझते हो आप सिंध को दो हिस्सों में तकसीम होने से बचा सकते थे? और क्या वजह थी कि जीएम सैयद जो है वो हर बार ये कहते रहे कि नहीं, हमको अगर कोई बचा सकता है तो महाजिर ही बचा सकता है। क्यों? आप ये जीएम सैयद की 1943 के अंदर कायदे आज़म को उन्होंने इनवाइट किया, तो वो उसके रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन थे। आप वो उठा करके पढ़ो पूरी उनकी तकरीर, उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाईजान, कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले महाजरीन हैं वो आन करके सिंध में आबाद हों, आप पढ़े लिखे हो, आपके पास पैसा भी है, आपके पास जो है हुनर भी है और आप कारोबार करना भी जानते हो, तो लिहाजा आप सिंध में आन के आबाद हो और अपने मुसलमान भाइयों को इन हिंदुओं के तसल्लुत से बचाओ जो पैसे देते हैं, लैंड ग्रैबिंग करते हैं और उसके बाद कब्जा करते हैं। तो हमने तो आपको उन लैंड ग्रैबर से छुड़ाया, हिंदुओं से आज़ादी दिलवा दी, आप आज़ादी दिलवा दी, और उसके ऊपर आप ये कह रहे हो कि साहब हमने आन करके जो सिंध में आपको रखा और फलाना किया। अरे भाईजान, हमने तो पूरे पंजाब में भी यही हाल था। पूरी अनारकली के अंदर जो खाली 2 दुकानें मुसलमानों की थी, पूरी दुकानें हिंदुओं की, सिखों की थी। ये तो महाजरीन अगर हिजरत करके नहीं आते, महाजरीन तो इसलिए हिजरत करके आए थे कि मसला मजहब कहा गया था। तो भाईजान, हमने तो मजहब के, हजूर ने भी जो हिजरत की थी मक्के से मदीने, वो क्यों की थी? मजहब के प्रोटेक्ट करने के लिए की थी ना। जी जी आरिफ भाई, दूसरा कोई पेज लगाना है, आप बता दीजिए मुझे। जी जी नहीं, बस अब पेज तो मेरे ख्याल से कहते रहेंगे तो मैं लगाता रहूंगा। मेरे तो पास तो फाइलें पड़ी हैं। बिल्कुल। हाँ। नहीं, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारी स्क्रीन पर इतने सारे आपके दरमियान में मैंने तकरीबन 10 के करीब पेज अपलोड किए हैं, इसके स्क्रीनशॉट लेके। आप वो लोग जो आपसे गैर मियारी, मैं कहूँगा, गुफ्तगू करते हैं, आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, भूखे नंगे आ गए थे, लुटे पिटाए, हमने इनको जगह दी और आज ही हम पर सर उठा के बात करते हैं, इनकी औकात क्या थी और फलाना ये था। हम तो सिर्फ मज़हब के नाम पे चले आए। जिन्ना साहब ने कहा ये मुल्क मुसलमानों के लिए बनाया जाएगा। 2 कौमी नज़रिया पेश किया गया कि दोनों के रहन सहन अलग है, ज़बान अलग है, सब कुछ अलग है और एक मुसलमानों का अपना मुल्क होना चाहिए था। आपके सामने ये मुल्क बनाने वाले जो हैं उनकी इतनी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है। आज जब मैं एक और चीज़ देखता हूँ कि इमरान खान साहब को हटा दिया गया, उनकी शेरवानी उतार ली गई, तो वो जो बातें कर रहे हैं ये तो बहुत पहले हमारे आबाओ अजदाद और मैं पॉलिटिकल लीडर्स की भी बात कर दूं, इसमें अल्ताफ हुसैन साहब भी हैं और ये बता चुके हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये तो बहुत पहले बता दिया आपको, तो अब पता चल रहा है कि क्या हुआ। अभी मेरे एक दोस्त कहने लगे, अच्छा फातिमा जिन्ना साहिबा के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो मीडिया में नहीं आए। मैंने कहा ये आपकी एज कितनी है? मेरी एज 56 है। अच्छा, मैंने कहा 56 एज में आपको ये बात पता ही नहीं थी? तो बोली नॉर्मल चीजें थी जो मैं बताई गई थी। तो आरिफ भाई तौसीफ भाई, नहीं तौसीफ भाई, थोड़ा क्लोजिंग में मुझे बात करनी है। जी जी बोलिए। मुझे जेका सिंधी बाहर हिते वेठा है ना, उहा हिननि ॻाल्हियुनि खे सम्झो। इहा तव्हां सां जेका इहा चवनि था कि बाबा इहा तव्हांजा हमदर्द आहिनि, अदा इहा तव्हांजा हमदर्द न आहिनि। मां छो थो कयां, हिन ई किताब में लिखियल आहे, हिन ई किताब में, ठीकु आहे, जंहिंमें तव्हांजी पिटीशन आहे। हुननि में छा लिखियल आहे
कि सिंध के जगह पंजाब, सिंध के पंजाब में मर्ज करी छड़ो, सिंध के जगह बलूचिस्तान में मर्ज करी छड़ो। भाईजान, अगर ये महाजर ये स्टेप नहीं उठाते और इसको सेपरेट प्रोविंस की बात नहीं करते तो ये सिंध या तो पंजाब में मर्ज हो जाता है और या फिर ये बलूचिस्तान के साथ उसको मर्ज करते। कहने का मकसद ये कि सिंध का अपना वजूद खत्म हो जाता। वाह। तो सिंध के अपने वजूद को बचाने के लिए महाजिर वहां से पार्टीशन से पहले हिजरत करके आए और सिंध को पार्टीशन होने से बचाया। लिहाजा ये जो तमाम किस्सा कहानियां हो रही है ना, अब क्योंकि महाजरों के साथ इतनी ज्यादती कर दी गई है कि आपने पढ़ने लिखने के दरवाजे बंद कर दिए, सारा कुछ कर दिया। अब महाजर मजबूर है इस बात के ऊपर कि वो सूबे का मुतालबा करे। और मैंने 2012 में भी और 2014 में भी सूबे का मुतालबा किया था और मैं ये मुतालबा आज फिर करता हूँ। मैं I also would like to talk to British High Commission who took the responsibility of it, that they are bound to protect Mahajirs under the Liaquat Nehru Pact of 8 April 1950, and that the agreement, that pact which has already been registered in the United Nations under Treaty Series 1733 under Volume 131, and Pakistan has registered that in 1952, and you took the responsibility of it because Pakistan became republic in 1956. Pakistan though come into existence in 47. So whatever the time period between 1947 and 1956 is the responsibility which pertains to you. And British High Commission, who took the charge of the Governor General, because the Queen has given the charge to Governor General of the British High Commission, and British High Commission has given opportunity to the Pakistan government to form their government. This franchise democracy is given an opportunity to what? Only to form the government. Now the government is violating the rules, and the British High Commission is sitting aside just for nothing. It's your obligation that you have to protect Mahajer. I am requesting to British High Commission, इतना पीस निकाल करके यहाँ British High Commission को भेज दिएगा. And please, I request to the British High Commission that take action. That whatever is happening right now, you took the responsibility, you took the guarantee of it, that the Mahajirs are going to be migrated from subcontinent of India to Pakistan, and you will take care of them, and you got to be. The same way you have taken the responsibility in the Greco-Turkish agreement 1923, when there was an agreement between Greeks and Turkish, and you took the responsibility of it, and you executed it, and you have provided them all the opportunity. So I request to the British High Commission to provide us the same opportunity to save us and give us, the power. So let us take care of our peoples. We need our own province. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. सलामत रहे, अल्लाह हाफिज। सलामत रहे, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, हमारे दरमियान में आरिफ सिद्दीकी साहब थे और मुश्ताक सरकी साहब ने जो बातें की हैं, जो गैर मुनासिब उनका रवैया था, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ कि एक सहाफ़ी को इस तरह किसी कौम के मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए और उनको तमीज़ तहज़ीब के दायरे में रहकर माफ़ी भी मांगना चाहिए। ये अखलाकी कदरें होती हैं। अगर तो किसी की दिलदारी किसी ने की है तो मैं कहता हूँ उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ पे पूरी कौम जो करोड़ों की तादाद में महाजिर, उनकी दिलदारी की है उन्होंने, और उनको स्क्रीन पे आके माफ़ी मांगनी चाहिए। आज हमने सारे डॉक्यूमेंट्स कि हमने किस तरह सिंध में रहने वाले लोगों को महाजिरों ने आज़ादी दिलवाई, जो ग़ुलामों की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके पास तो खाने के लिए नहीं था, कॉफ़िन के लिए पैसे नहीं थे, तो क्या सी ज़िंदगी थी उनकी। आज हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर पूरी हिस्ट्री आपके सामने रख ली, और तलबा जो सीखना चाहते हैं हिस्ट्री के, या जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, एंकर्स बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अहमियत का हामिल था ये प्रोग्राम इंतहाई। और सुनते रहिए फिर इसी तरह। तौसीफ सिद्दीकी को आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। सलामत रहे, अल्लाह हाफ़िज़।